हेलो मित्रों, मैं मानवेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज के बारे में। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन है वह सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछे जा सकते हैं और आरएस में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू करेंगे वायरस जनित रोग। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वायरस जनित रोग होते कौन कौन से, या वायरस के बारे में एक छोटी सी जानकारी देखेंगे। वायरस जो है वह अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो है वह अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन हमारे ब्रेन को एक स्ट्रक्चर देना है कि वायरस लगभग इस टाइप का दिखाई देता है। तो हम अपने ब्रेन को एक स्ट्रक्चर देंगे, ये वाली स्ट्रक्चर देंगे कि लगभग जो वायरस है वह इस टाइप का दिखाई देता है। वैसे कोई जरूरी नहीं कि इसी टाइप का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमने कोविड-19 वाले वायरस को देखा था तो इस टाइप का दिखाई दिया, इसलिए बोल दिया कि यह एक प्रकार का वायरस की स्ट्रक्चर है। अब इस वायरस की विशेषता यह है कि यह जब बाहर होता है तो बिल्कुल निर्जीव होता है, और जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है या किसी सेल में जाता है तो यह तुरंत सजीव की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसलिए अलग अलग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि निर्जीव तथा सजीव के बीच की योजक कड़ी यानी उनको जोड़ने वाली कड़ी किसे कहा जाता है, तो आंसर देना है वायरस को ही कहा जाता है। वापस पॉइंट सुनना, निर्जीव तथा सजीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वायरस या विषाणु। अब वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, इसको याद कैसे करना है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। इसके लिए क्या बनाना है, एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूला याद कैसे करना, उसमें तो समय ज्यादा लगेगा, मैं आपको सीधा ही बता दूं। इस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है, सीधा फॉर्मूला है कि आहा मम्मी सास बहू ससुर, सीधा पॉइंट समझना, आहा मम्मी सास बहू ससुर सभी करे प्यार। क्यों करे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने पहले आईआईटी में टॉप किया, फिर सिविल सर्विसेज में टॉप किया, और जो सिविल सर्विसेज में टॉप करता है उसे बना दिया डायरेक्ट कलेक्टर। ऐसे वास्तव में सिविल सर्विस में टॉप करते हैं डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बोलते, बनते से इसमें स्टेप होता है, लेकिन हम याद रखेंगे जो सिविल सर्विस में टॉप करता है उसको बना दिया डायरेक्ट कलेक्टर। और सभी लोग जो है वह प्यार कैसे करे, तो वह लिखेंगे हाई रिच किस। तो यहाँ पे देखो, आहा मम्मी सास बहू ससुर, सास बहू ससुर सभी करे प्यार। क्यों करे, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले आईआईटी में टॉप किया, उसके बाद में उसने एग्जाम दिया सिविल सर्विसेज का, तो सिविल सर्विसेज में टॉप किया, और सिविल सर्विसेज जो टॉप करता है उसको बना दिया डायरेक्ट कलेक्टर। और सभी लोग प्यार कैसे करे, ये सब घर वाले तो लिख दिया हाई रेज किस। अब इसका मतलब समझना, ए से एड्स, एस से हेपेटाइटिस, म से मम्स, मम्स को कहा जाता है गलसुआ, मी से मिजल्स, मिजल्स को कहा जाता है खसरा, सास से सार्स, बहू से बर्ड फ्लू, ससुर से स्वाइन फ्लू, पी से पोलियो, आर से रेबीज, आई से इन्फ्लुएंजा, और एस आई टी से कोई मतलब नहीं, सी से चिकन पॉक्स, एस से स्मॉल पॉक्स, डी से डेंगू, इस सी से चिकुनगुनिया। सही सब चिकुनगुनिया होता है, जापान का शब्द है जिसको हम किताब में चिकनगुनिया पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद में एस से हर्पीज, वाई से येलो फीवर, आर से रूबेला, इस से कोई मतलब नहीं, जे से जापानीज इंसेफेलाइटिस इसको कहा जाता है जापानी मस्तिष्क शोथ, किस से किसिंग फीवर। तो ये तो है ही है वायरस जनित। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से याद रखने हैं, तो एक तो याद रखना है कोविड-19 जो अभी फैला है। फिर इसके बाद में एक होता है मंकी पॉक्स, जिसको जुलाई 2022 में WHO ने विश्व आपदा घोषित कर दिया है। उसके बाद में अभी गायों में एक फैला था जिसका नाम है लंपी, उस लंपी के बारे में याद रखना है। फिर एक जीका और एक इबोला, ये 5 के बारे में और अलग से याद रखना है। तो देखो कौन कौन से याद रखना है, एक तो कोविड-19, इसके अलावा मंकी पॉक्स, इसके अलावा याद रखना है लंपी, इसके अलावा याद करना है जीका, इसके अलावा याद रखना है इबोला। तो इतने सारे रोग हैं, यह वायरस जनित होते हैं। और इसमें पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, ये तो सब वायरस जनित है, इसके अलावा जो है वह सामान्यतः वायरस जनित नहीं है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रख सकते हैं, वायरस का नाम, उस वायरस का नाम होता है राइनो वायरस। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा होता है, जो कि हमें जैसे मौसम चेंज होगा भी तो सर्दी जुकाम होगा, उसके लिए जिम्मेदार वायरस रहता है राइनो वायरस। और ये वाले ऊपर जो देख रहे हो सब वायरस जनित रोग है। पहला क्वेश्चन इसमें इस टाइप का पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। दे दिया ए से एड्स, फिर दे दिया सार्स, फिर दे दिया पोलियो, और फिर इसमें दे दिया कोई भी मलेरिया। तो देखो मलेरिया जो है वह दिख रहा है क्या, नहीं है यहाँ पे, तो मलेरिया है वह वायरस जनित नहीं है। दो में दे दिया इसमें ट्रिपेनोसोमियासिस,
तो ट्रिपेनोसोमियासिस में नहीं दिख रहा तो वह भी वायरस जनित नहीं है। फिर इसमें कहीं पे दे दिया कि लिशमानियासिस, तो लिशमानियासिस यहाँ पे नहीं दिख रहा तो वह भी वायरस जनित रोग नहीं। सिंपल सा पॉइंट है। तो इसका अर्थ लिखना है तो मैं आपको लिख देता हूं, यहीं पे लिख लो जल्दी से। ए का मतलब होता है एड्स, एच का मतलब होता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, म का मतलब होता है मम्स, मम्स, इसको हिंदी में इस टाइप में मम्स करके भी लिख सकते हैं, और इसी को शुद्ध हिंदी में इसे कहा जाता है गलसुआ। गलसुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि गले में सूजन हो जाती है, और गले में इसलिए सूजन हो जाती है क्योंकि इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होते हैं, लार ग्रंथि प्रभावित में होने के कारण लार ग्रंथि में सूजन होती है, और लार ग्रंथि में सूजन होने के कारण गले में भी सूजन दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम दिया है गलसुआ। चौथा इसमें याद रखना है मीजल्स, मीजल्स जो है इसी को बोला जाता है खसरा। पांचवा पॉइंट इसमें याद रखना है सास, सास से याद रखना है सास। छठा पॉइंट याद रखना है बर्ड फ्लू, फिर याद रखना है स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के बाद में स्वाइन फ्लू। ये सब वायरस जनित रोग चल रहा है, यानी वायरल डिजीज चल रहा है। वायरस के कारण होने वाले रोगों को कहा जाता है वायरल डिजीज। फिर ये तो पहुंच गए स्वाइन फ्लू तक। फिर पी से याद करना है पोलियो, पी से याद करना है पोलियो। फिर आर से याद रखना है रेबीज, हिंदी में अंग्रेजी में इसको रेबीज बोल दिया जाता है, हिंदी में रेबीज। फिर इसके बाद में आई, आई से याद रखना है इन्फ्लुएंजा, आई से याद रखना, इसमें 10वां पॉइंट है इन्फ्लुएंजा। फिर इसके बाद में है सीएस, सी से याद रखना है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसका अन्य नाम भी है वो बाद में लिखवा देंगे। और एस से याद रखना है स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। फिर इसके बाद में है डी से डेंगू, तो डी से याद करेंगे डेंगू। और फिर है सी, इस सी से याद रखेंगे चिकुनगुन्या, तो सी से याद करेंगे बाद में चिकुनगुन्या। सही शब्द तो चिकुनगुन्या होता है, ये वाला सही शब्द है, लेकिन कई किताबों में इसमें छप गया है चिकनगुनिया। एक बार एग्जाम में भी पूछा गया, उसमें भी चिकनगुनिया लिख दिया गया। ये इतना उचित शब्द नहीं, लेकिन ठीक है किताब में छपा हुआ तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, ये वाला हो गया। फिर एच से हर्पीज, वाई से येलो फीवर, एच से लिखिए हर्पीज, वाई से लिखेंगे येलो फीवर, येलो फीवर। और येलो फीवर जो होता है इसी को बोला जाता है पीत ज्वर। फिर इसके बाद में देखिए कौन सा है, फिर है आर, आर से मतलब होता है रुबेला, और ये जो रुबेला है इसी को कहा जाता है जर्मन खसरा, रुबेला को बोला जाता है जर्मन खसरा। फिर इसके बाद में कौन सा है देखिएगा, बाद में है जे, जे का मतलब होता है जापानी मस्तिष्क शोथ, जापानी मस्तिष्क शोध या जापानीज इंसेफेलाइटिस। और फिर किस से याद रखना है किसिंग फीवर, किसिंग फीवर। उसके बाद में अन्य नाम पूरे हैं, देखो इनसे कोई मतलब होता नहीं, जैसे जापानी मस्तिष्क शोथ, किससे किसिंग फीवर, बाकी ये नाम पूरे लिखे हुए हैं। और पहला क्वेश्चन यहां से कि बताओ निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा नहीं है, तो ये तो वायरस जनित है, इसके अलावा जो है वह सामान्यतः नहीं है। तो ये हमने याद कर लिया। अब इसमें एक एक पॉइंट याद रखेंगे, इस एड्स से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी जल्दी जल्दी याद हो सकता है, साथ में बने रहे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हाँ अब सबसे पहला पॉइंट लिखिए, एड्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एड्स, हाँ एड्स में सीधा सीधा पॉइंट समझना। एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म रहता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान रखना सही शब्द ये रहता है एक्वायर्ड इम्यून, इम्यून नो अभी यहां नहीं लगता, इम्यून, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर पूछा जाता है एड्स जो है इसके वायरस का नाम क्या होता है, तो इसके वायरस का नाम होता है HIV। क्या नाम होता है HIV। और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो, और डी शब्द दिखाई नहीं दे रहा लेकिन याद रखना डेफिशिएंसी वायरस। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, में तो दिया होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यहाँ पे आई का मतलब इम्यूनो होता है, ध्यान रखना, और यहाँ पे आई का मतलब इम्यून होता है। अब देखिए ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो में दिया था ह्यूमन इम्यूनो वायरस और ब में दिया था ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
तो सही आंसर इसमें बी था। इसके अलावा स में अलग और द में अलग लिखा होता तो यहाँ पे गलती हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो लिखिए एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दूसरा पॉइंट है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, जो भारत में और विश्व में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, उसका नाम पूछा जा सकता है। तो उसका नाम रहेगा एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन लिख लिए। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और एड्स से संबंधित सामान्य जानकारी पूछा जाए कि बताइए एड्स जो होता है उसका प्रतीक चिन्ह या सिंबल क्या होता है? एड्स का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो यह होता है लाल रंग का फीता होता है इस टाइप का, ये वाला, ये लाल रंग का फीता। तो हम कह सकते हैं इसका प्रतीक चिन्ह होता है लाल फीता, या इसे कहा जाता है रेड रिबन। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाए और यहाँ पे अगर लाल रंग का फीता लगा हुआ है किसी डॉक्टर के, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका मतलब उस डॉक्टर की ड्यूटी है वह एड्स के कंट्रोल से संबंधित लगाई गई है। अगर मान लीजिए ब्लू रंग का फीता दिखा दे तो इसका मतलब उसकी ड्यूटी है वह कैंसर के रोकथाम से संबंधित लगाई गई है। तो यहाँ पे एड्स का प्रतीक चिन्ह होता है लाल फीता। फिर पूछा जाए कि एड्स से संबंधित संगठन, भारत सरकार ने एड्स को कंट्रोल करने के लिए 1992 में एक संगठन बनाया, संगठन का नाम क्या है? तो संगठन का नाम रहेगा इसमें NACO। NACO संगठन का नाम रहेगा इसमें NACO। और पूछा जा सकता है NACO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखिए इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी पूछी जा सकती है एड्स के बारे में। सीधा सीधा पॉइंट है, और जानकारी में कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है? तो पूछा जाए कि एड्स जो है, एक बार मैं रफ में बता देता हूं, एड्स जो है उसका प्रथम रोगी कहां से मिला? तो प्रथम रोगी है वह अमेरिका से मिला। लेकिन पूछा जाए कि बताइए इसका जन्म स्थान कौन सा है? तो जन्म स्थान इसका अफ्रीका होता है। और इस अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है युगांडा। इस युगांडा में यह बहुत तीव्र गति से फैला। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की एड्स की राजधानी कौन सी? तो आंसर क्या देना है? युगांडा देना है। फिर भारत की अगर बात करें तो इस दक्षिण भारत में सबसे पहले एड्स का प्रथम रोगी जो है वह 1984 में चेन्नई में मिला। तो कभी कभार पूछे, सन याद करने की जरूरत नहीं, भारत में प्रथम रोगी कहां पे मिला? तो आंसर देना है चेन्नई में। लेकिन बाद में मुंबई जो है इसमें बहुत खतरनाक रूप से एड्स फैला। तो पूछा जाता है कि भारत में एड्स की राजधानी कौन सी है? तो भारत में एड्स की राजधानी है वह मुंबई होता है। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में यह पुष्कर में बहुत भयंकर रूप से फैला। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया एक बार कि राजस्थान की एड्स की राजधानी कौन सी है? तो आंसर पुष्कर है। तो पुष्कर अगर नहीं दिखाई देवे तो शब्द हो जाएगा इसमें अजमेर। कि पुष्कर कहां पे आया हुआ है? अजमेर में। तो यहां से पॉइंट हम कवर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, तो इतना पॉइंट लिखिए एक बार। हाँ, सबसे पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि विश्व में एड्स का प्रथम रोगी मिला। विश्व में एड्स का प्रथम रोगी मिला। प्रथम रोगी मिला कहां से मिला बताइए? तो यह मिला है USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मिला है, यह वहां पे मिला है। लेकिन इसका पूछा जाए कि जन्म स्थान किसे कहा जाता है? तो जन्म स्थान कहा जाता है अफ्रीका को। फिर यहां पे नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? विश्व की एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है युगांडा। यहां पे बहुत तीव्र गति से फैला। तो विश्व की एड्स की राजधानी कौन सी हो जाएगी?
युगांडा हो जाएगी। फिर आते हैं हम भारत के संदर्भ में, तो पूछा जा सकता है कि भारत में एड्स का प्रथम रोगी कहां से मिला। तो भारत में एड्स का प्रथम रोगी जो है वह मिला है चेन्नई से। कहां से मिला है? चेन्नई से मिला है या चेन्नई में मिला था। लेकिन पूछा जाए कि बताइए भारत की एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की एड्स की राजधानी जो है वह कहा जाता है मुंबई को, क्योंकि मुंबई में एड्स से वह बहुत खतरनाक रूप से फैला था। फिर कभी कभार पूछ ले वे कि बताइए राजस्थान की एड्स की राजधानी, और ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, राजस्थान की एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आंसर देना है पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर, पुष्कर शब्द नहीं आए तो फिर नाम आ जाएगा अजमेर। क्या नाम आ जाएगा? अजमेर। पुष्कर या अजमेर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये हिस्सा देख चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो पूछा जाता है कि एड्स जो होता है उसके फैलने के कारण क्या है? फैलने के कारण, जैसे कि एक बार एक एग्जाम में पूछा गया कि एड्स फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है। अ में दे दिया कि माता से बच्चे में दूध के माध्यम से ये कभी नहीं फैल सकता है। ब में इसमें दे दिया कि यह ब्लड ट्रांसफर द्वारा फैलता है, या फिर इसको और मैं लिख के बता दूं ताकि दो आराम होगा। एड्स के फैलने का कारण, तो एड्स का फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या शब्द लिखी? एड्स का फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो पहला पॉइंट लिख दिया कि माता से बच्चे में दूध द्वारा, है ना। ब में लिख दिया ब्लड ट्रांसफर द्वारा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ब्लड ट्रांसफर द्वारा। तीसरे में लिख दिया मच्छर द्वारा, और चौथे में लिख दिया सेक्स द्वारा। तो लोगों ने अंदाज क्या लगाया? देखो, लोगों ने ये अंदाज लगाया कि ये ब्लड ट्रांसफर द्वारा तो फैलता है, सेक्स द्वारा फैलता है, ये हमें पता है, और ब्लड ट्रांसफर द्वारा फैलता होगा तो मच्छर द्वारा भी फैलता होगा, ऐसे दिमाग लगाया। तो उन्होंने सोचा कि ये भी ठीक होगा, तो इसमें एड्स फैलने का कारण कौन सा नहीं है? तो उन्होंने ये सोचा कि माता से बच्चे में दूध द्वारा शायद नहीं फैलता होगा, माता के पेट में जो गर्भ का बच्चा होता है उसी में फैलता होगा, ऐसा सोचा लोगों ने, ये ऐसा स्टूडेंट ने सोचा। लेकिन ध्यान रखना, माता से बच्चे में दूध द्वारा यह फैल सकता है, ब्लड ट्रांसफर द्वारा फैल सकता है, सेक्स द्वारा भी फैल सकता है, लेकिन मच्छर द्वारा है वह नहीं फैलता कभी भी। क्यों नहीं फैलता? क्योंकि मच्छर के अंदर ही जाने के बाद में ये जो वायरस है वह डीएक्टिवेट हो जाता है, यह एक्टिव नहीं हो पाता, या कहेंगे यह वायरस जो है वह एक टाइप में नष्ट हो जाता है। इसलिए मच्छर कहीं काटता है और अन्य काटता है, तब तक ये नष्ट हो जाता है, ये काम नहीं करता। तो उसका आंसर था मच्छर द्वारा कभी भी एड्स नहीं फैलता है। तो ये वाला पॉइंट है, वहां भी इसमें ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। तो इसमें लिखिए एड्स फैलने का कारण क्या है? तो पहला कारण लिखेंगे ब्लड ट्रांसफर द्वारा। आज के समय में जो एड्स है वह सबसे अधिक इसी ब्लड ट्रांसफर द्वारा ही फैल रहा है, इसके द्वारा फैलता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि यह संक्रमित सुई के द्वारा भी फैलता है, संक्रमित सुई द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि एड्स से संबंधित सुई या नीडल जो है, और किसी का इंजेक्शन लगाया उसकी एड्स से दूसरे के लगाया तो उसके भी हो सकता है, तो संक्रमित सुई द्वारा भी फैल सकता है। फिर इसमें लिखेंगे कि असुरक्षित यौन संबंध द्वारा भी फैल सकता है, असुरक्षित यौन संबंध। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति के एड्स हो रखा है और दूसरे ने भी उसके साथ संबंध बना दिया, तो ये असुरक्षित यौन संबंध होगा, उसके कारण एक के एड्स से तो दूसरे के भी हो सकता है। और फिर इसमें पॉइंट लिखेंगे माता से बच्चे में फैल सकता है, अगर बच्चा गर्भ में है तो भी फैल सकता है, और अगर दूध पीता हो बच्चा तो दूध के माध्यम से भी माता से जो एड्स का वायरस है बच्चे की बॉडी में फैल सकता है। तो इसके जो चार कारण है फैलने के महत्वपूर्ण, ये कारण है। इसके अलावा कभी पूछ ले कि क्या मच्छर से फैल सकता है? तो नहीं फैलता है। क्या मक्खी से फैल सकता है? तो मक्खी से भी नहीं फैलता है। यहां तक पहुंच गए। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसके जो है वह टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसके टेस्ट अगर कैसे जानकारी होगी कि वास्तव में इसका एड्स है या नहीं है, तो इसका टेस्ट या कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं, जिसमें पहले टेस्ट का नाम याद करना है ये वाला।
इसको देखो इस टाइप में लिखा हुआ तो आपको एलिसा दिखाई देगा, बाकी इसको एलाइजा कहा जाता है। और एलाइजा में 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म रहता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे होता है। और पूछा जाता है कि बता इसमें कौन सा टेस्ट करेंगे, एंटीजन का करेंगे, एंटीबॉडी का करेंगे, किसका करेंगे, तो इसमें ध्यान रखना है एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो होता है इसमें पूछा जाए किसका परीक्षण करेंगे, तो इसमें एंटीजन का परीक्षण किया जाता है। क्लास में मैं आपको बता चुका हूं एंटीजन क्या है, इसमें एंटीबॉडी क्या है, सब याद रखना है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस पीसीआर टेस्ट जो होता है इसमें क्या टेस्ट किया जाता है कि वो जो वायरस है उसके संबंधित जो डीएनए है या आरएनए है उससे संबंधित टेस्ट किया जाता है। और ये भी देख लिया था क्लास में कि पीसीआर टेस्ट होता क्या है, लेकिन अभी इसमें देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन, क्योंकि अभी बहुत अधिक समझाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो इतना है। अब देखो एलाइजा टेस्ट है, उसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है, पूछा है एंटीजन का, एंटीबॉडी का, डीएनए का, आरएनए का, सीधा है एंटीबॉडी का। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट में किसका परीक्षण करेंगे, एंटीजन का। और पीसीआर टेस्ट में किसका परीक्षण करेंगे, और डीएनए या आरएनए का परीक्षण करेंगे। फिर इसमें पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। फिर एक और पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो एलाइजा होता है यह सिर्फ एक प्राथमिक परीक्षण होता है, यानी एलाइजा कभी पॉजिटिव आ जाए तो आप 100% ऐसे नहीं कह सकते कि यह एड्स की प्रॉब्लम है। एड्स की भी हो सकती है, और सिफिलिस की प्रॉब्लम जो होती है, सिफिलिस रोग हम पढ़ चुके हैं जीवाणु जनित में, उसमें भी एलाइजा परीक्षण है या पॉजिटिव ही बताता है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि यह खाली एक प्राथमिक परीक्षण है, ये एक टाइप का प्राइमरी टेस्ट होता है। जबकि ये दोनों है, यह कंफर्मेटिव टेस्ट या कहेंगे ये निश्चयात्मक परीक्षण होता है। अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब 100% एड्स की ही प्रॉब्लम हुई है। तो लिखो इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, सबसे पहले एलाइजा। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, सिंपल पॉइंट है। फिर पूछा तो इसमें कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो इसमें एंटीबॉडी का परीक्षण किया जाता है, ध्यान रखना, या कहेंगे एंटीबॉडी का टेस्ट किया जाता है। फिर वेस्टर्न ब्लड टेस्ट में किसका परीक्षण किया जाता है, तो एंटीजन का टेस्ट किया जाता है, एंटीजन का परीक्षण किया जाता है। और पीसीआर टेस्ट में डीएनए और आरएनए का परीक्षण किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद में कल हम देखेंगे विषाणु जनित रोग पार्ट 2 के बारे में, और वहां से भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।